हाय, मैं आंचल गुलाटी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, आवर सेलेस्टियल नेबर्स, यानी हमारे खगोलीय पड़ोसी। तारों भरे इस आकाश में हमारा एक अपना परिवार है, यानी सौर परिवार। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और छोटे बड़े अन्य पिंड इस परिवार के सदस्य हैं। इन छोटे बड़े, गरम ठंडे, उबलते उफनते ग्रहों और उपग्रहों में क्या रहस्य छुपे हैं, इसी बारे में बात करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। यह जो विराट महाकाश है, उसके नीचे बसे हैं हम, हमारा घर द्वार, नीले महासागर, असीम आकाश, असीम बादल, कई महाद्वीप और सुख दुख भरा जीवन। इस अनंत कॉस्मिक महासागर में हमारी पृथ्वी नन्हे द्वीप की तरह शाश्वत, अमर, दिव्य, पवित्र। इस कॉस्मिक महासागर के तट पर हम विस्मय विमुग्ध सितारों की चूनर ओढ़े अछोर महासागर को निहार रहे हैं। महासागर हमें आमंत्रण दे रहा है, आओ मेरे पास आओ। हम कदम कदम आगे बढ़ते हैं अछोर नीले आकाश के जल में। हमारे पांव बस घुटनों तक डूबे हैं। कभी हमारे पुरखे भी रात के आंचल में जगमग सितारों को देखकर मुग्ध होते रहे। दूर दूर तक फैले तारामंडल से तरह तरह के पैटर्न, नक्षत्र पुंज की तस्वीरें बनाते रहे। उत्तर के आकाश पर उन लोगों ने सप्तर्षि तारामंडल यानी ग्रेट बियर के दर्शन किए। कैसियोपिया महारानी को भी। उनके बीच उत्तरी सितारे को भी, जिसके आसपास ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने इन पैटर्न और तस्वीरों को काल्पनिक मान लिया और तारों की खोज और याद रखने में इनका काल्पनिक घेरे की तरह प्रयोग किया। साल भर में सूरज, चांद की विभिन्न स्थितियों ने उन्हें मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद की, जैसे वर्षा, बाढ़, फसल के मौसम। यूनान में तारों के साथ उगे हुए सूरज को देखकर यूनानवासी फौरन समझ लेते थे नील नदी की बाढ़ का सालाना मौसम अब करीब है। पीढ़ी दर पीढ़ी सितारों को निहारते हुए हमारे पुरखों ने स्मारकों का निर्माण किया, जो कैलेंडर और जंतर मंतर या वेधशाला का काम करते थे। करीब 4,500 वर्ष पहले यूनानियों ने चियोप्स का निर्माण किया, जो एक मकबरा ही नहीं, दुनिया की शायद सबसे पुरानी वेधशाला भी थी। इसकी ढलानों का विशेष कोण 51 डिग्री पर और 51 मिनट पर स्थित है, और यह दिशा संकेतक भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अपनी अक्स और छायाओं के जरिए पिरामिड यूनान की महान सूर्य घड़ी यानी समय घड़ी बन गया, जो सिर्फ दिन और घंटे की ही नहीं, वर्ष की विभिन्न ऋतुओं को भी सूचना देता था। प्रायः 4000 वर्ष पहले इंग्लैंड का स्टोनहेंज भी प्राचीन ब्रिटेन वासियों के लिए पहली वेधशाला थी। कैलेंडर के आविष्कार से पहले शायद यही वेधशाला मध्य गर्मी और मध्य ठंड का पूर्व संकेत देती थी। सन 1721 में पहली बार पता चला कि स्टोनहेंज के वलय के अंदर हील स्टोन नामक एक खास चट्टान पर कर्क संक्रांति का सूर्योदय नजर आता है। क्या आप दिन की रोशनी में भी तारों को देख सकते हैं? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे आप दिन की रोशनी में भी तारों को देख पाएंगे। लेकिन इस बारे में मैं आपको बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले मैं आपको बता रही थी
दिन में तारे देखने की तरकीब। अगर आप किसी गहरे कुएं के तल तक पहुंच सके तो वहां से आप दिन में तारे देख पाएंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी का प्रभाव वहां कम होता है। इस तरह कुछ चमकीले तारे आपको दिन में दिखेंगे। लेकिन आपको किसी गहरे कुएं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2009 में पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आप दिन में भी तारे देख पाएंगे। सदियों पहले हमारे पुरखों को यह भी पता चला कि अन्यान्य प्रकाश पुंज शांत और मोहक आर्कों की तरह गतिमान हैं, हर रात, हर महीने। ये सब घुमक्कड़ ग्रह हैं। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक क्लोडियस टोलेमी का विश्वास था कि ब्रह्मांड के बीच स्थित पृथ्वी बिल्कुल स्थिर है और सूरज, चांद, विभिन्न ग्रह, सितारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन 1514 में पोलैंड के खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने पता लगाया कि पृथ्वी के बजाय सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह सूर्य की चारों तरफ वृत्ताकार घूमते हैं। अपनी पुरानी दूरबीन की मदद से गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के 4 विशालतम उपग्रहों का पता लगाया, जो बेशक इस सच के सबूत थे कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा नहीं करते। सन 1594 में जर्मन खगोलशास्त्री जोहानिस केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत में सुधार किया और यह साबित किया कि विभिन्न ग्रह वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं। केपलर के दूसरे सिद्धांत के मुताबिक जब कोई ग्रह सूर्य के करीब आता है तो वह तेजी से गतिशील हो उठता है और दूर होता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। केपलर ने तीसरा सिद्धांत दिया, ग्रह की परिक्रमा की अवधि अगर पता चल जाए तो किसी भी ग्रह की दूरी या नजदीकी का हिसाब लगा सकते हैं। इस तरह केपलर के सिद्धांतों के सहारे सौर मंडल का एक मानक मॉडल तैयार किया गया। अब हम जान चुके हैं कि सारे ग्रह सुदूर में स्थित बेहद खूबसूरत दुनिया है, जो हमारे प्रमुख सितारे सूर्य के आलोक से जगमगा रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे 9 ग्रह हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द दीर्घ आवर्त में चक्कर लगाते हैं। इनमें दर्जनों उपग्रह और अनगिनत छोटे ग्रह भी शामिल हैं। यही है हमारा सौर मंडल। इन सभी ग्रहों में सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में सिर्फ पथरीली चट्टानों की दुनिया बसी है, जिन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। इन चारों ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी और मंगल में उपग्रह विद्यमान है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो आदि बाहरी ग्रह हैं। प्लूटो को छोड़कर बाकी 4 ग्रह गैसों के वृहद संगम हैं। ये महाविशाल ग्रह अधिकतर गैस निर्मित हैं और हर ग्रह में वलय हैं तथा उपग्रहों का परिवार है। 2 समूहों के बीच ग्रहिकाओं का राज्य है। ये ग्रहिकाएं अंतरिक्ष में स्थित अनियमित चट्टानें हैं जो सूर्य की चारों तरफ अपने ही कक्ष में परिक्रमा करती हैं। चट्टानों की ये दुनिया खड्ड की कतार में झुलसे हुए बुध से शुरू होती है, जो आग बरसाते सूरज के सबसे करीब हैं। और ठंड से हड्डियां जमा देने वाले बर्फीले प्लूटो तक फैली हुई है, जो सौर मंडल के किनारे किनारे गतिशील है और सूरज से सबसे दूरी पर स्थित है। ये प्लूटो कुछ कुछ रक्ताभ है, क्योंकि यहाँ फीका सा मगर सूर्य की तेज किरणों द्वारा परिवर्तित मीथेन बर्फ मौजूद है। सूरज पृथ्वी से जैसा दिखता है, प्लूटो की सर्वाधिक दूरी से हजारों गुने ज्यादा फीका और धुंधला दिखता है। फिर भी ये तारों से कहीं ज्यादा चमकदार है। इन दोनों के बीच विविधता भरा संसार बसा हुआ है, जो आज भी युगों पुराने अपने रहस्यों को उजागर करता है। गहन अंतरिक्ष परीक्षण ने नई नवेली दुनिया को खिड़कियां दी
जहां पर्वत थे, घाटियां थीं, वलय मंडल थे और हजारों उपग्रह की नई दिशाएं थीं। क्या आप जानते हैं सूरज कितना बड़ा है? हमारी धरती से लगभग 13 लाख गुना बड़ा, यानी सूरज में लगभग 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। ऐसे ही कुछ और रहस्य खुलेंगे हमारे कार्यक्रम आज सेलेस्टियल नेबर्स में। देखते रहिए। यह है हमारा सूरज, सबसे अनोखा और सौरमंडल में स्थित सबसे निराला। दरअसल यह एक सितारा है। हमारा जाना पहचाना सूरज उजली तेज गैसों का महासागर है, जिसमें न कोई ठोस पदार्थ छिपा है, न तरल पदार्थ। सौर की आकृति खौलते हुए कड़ाह जैसी है, जो हर वक्त खौलता रहता है और जिसमें गैसों की लहरें उबलती रहती हैं और बुलबुला बनकर फूटती रहती हैं। उस धधकती आकृति से विशाल और भयंकर लपटें निकलती रहती हैं। सूर्य के चुंबकीय आकर्षण से बंधी वक्राकार नजर आती है। गैसों की लपटों को नाम दिया गया है प्रोमिनेंस। आग की ये तीखी, लपलपाती, उठती गिरती, नाचती लपटें धधकते सूरज से टकराती रहती हैं। यह उनका दैनिक क्रम है। ये धधकती लपटें अंतरिक्ष में भी असंख्य छोटे छोटे कण बिखेरती रहती हैं। इनमें से कुछ कण हमारी पृथ्वी तक भी पहुंचते हैं और पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय आकर्षण में बंध जाते हैं। ये नन्हे नन्हे कण हवा में चमकदार रोशनी के बहुरंगी पर्दे बनाते हैं, जिन्हें ऑरोरा कहते हैं। अब आधुनिक यंत्रों के सहारे शनि के ध्रुवीय क्षेत्र में भी हम इसके प्रभा मंडल और ध्रुव ज्योति का पता लगाने में सक्षम हो गए हैं। सूरज के केंद्र का तापमान लगभग 16 मिलियन केल्विन है। सच तो यह है कि सूरज अधेड़ उम्र सितारा है और प्रति सेकंड 4 मिलियन टन हाइड्रोजन ईंधन इस्तेमाल करता है, लेकिन ये अभी भी इतना अपार शक्तिमान है कि अगले 5 बिलियन वर्षों तक अपनी चमक कायम रख सकता है। सूरज जब से अपने सफर पर निकला है, ये सौर मंडल के हर पदार्थ को आलोकित रखता है। लेकिन अचरज ये है कि सूरज और उसकी विविधतापूर्ण दुनिया आखिर निर्मित कैसे हुई। अब हम कॉस्मस के सर्वाधिक रंगारंग चमत्कारों का नजारा करेंगे। आइए हम वक्त के पिछले सफर पर लौट चलें। लाखों करोड़ों वर्ष के पिछले सफर पर, प्रायः 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व तारामंडल की बाहरी छोर के नजदीक परिक्रमा करते गैस और धूल के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से टूटकर सिकुड़ते गए और टूटते रहे। जैसे जैसे ये टूटते गए, बादल तेजी से सघनतर होते गए। अधिकांश उपादान बीच में जमा होते गए और अब केंद्रीय बल के प्रभाव से उछलकर घूमते हुए चक्र के दायरे में जा पड़े। चक्र के बीच का तापमान एकदम से 10 मिलियन डिग्री तक जा चढ़ा और थर्मोन्यूक्लियर की प्रतिक्रिया स्वरूप सूरज का जन्म हुआ। बादलों में ही अंदर अंदर ये अणु आपस में टकराने लगे और अधिक बड़े पिंड में बदल गए। इसके बाद हजारों मिलियन वर्ष गुजर गए। प्रज्वलित नवजात सितारों ने अपने आसपास के गैस विलुप्त कर दिए।
बादलों से ढका हर वलय सूरज की परिक्रमा करते हुए छोटे छोटे आकारों में सिमटता गया, यही ग्रह कहलाए। बाहरी चक्र की बर्फीली, अंधकारमय, विशालकार पहुंच बाकी गैसों को भी खत्म कर रही थी। अब बाहरी गैसों के विशाल पिंड बनने लगे। बाकी मलबे से छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और बाहरी ग्रहों के वलय बन गए। और उस समूह का जन्म हुआ जिसे आज हम सौर मंडल कहते हैं। क्या ये अनोखी घटना थी या ऐसा करिश्मा जो ब्रह्मांड में कहीं और भी घट सकती थी? सितारों की आकाश गंगा के इर्द गिर्द विशाल मात्रा में गैस और धूल के बादल फैले हुए हैं। खगोल शास्त्रियों ने इसे नाम दिया नेब्यूले। अंतरिक्ष दूरबीनों ने पुष्टि की है कि इन बादलों के अतल में नए नए सितारे और लाखों करोड़ों ग्रह पनप रहे हैं। ये अजाने संसार हमें आवाज दे रहे हैं, आओ हमारी खोज करो, हमें जानो। संभव है ऐसा कोई दिन जरूर आए जब हम प्राचीनतम सितारे के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर अंतरिक्ष के पार छलांग लगा दें। जरा सोचें, बेहद तेज रफ्तार से हम बिलियन बिलियन सितारों के महाकाश, तारामंडल, आकाश गंगा की सैर कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे निजी तारामंडल बिल्कुल नगण्य होकर असंख्य तारामंडल में गुम हो जाएंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि कहीं किसी अनजान तारामंडल की सर्पिल बाहों में हमें कोई ऐसा ग्रह मंडल मिल जाए जो किसी नन्हे सूरज के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा हो। उसका हमारा जनक प्राचीनतम सूरज अपने ग्रह परिवार को विराट ज्योति से आलोकित कर रहा है। अपने सफर में हमें छोटी सी पनीली दुनिया भी मिलेगी जो धीर शांत, निवास योग्य झंझावत में लिपटी है और अपने मूल सितारे के इर्द गिर्द गोल घेरा बनाए जीवन को ढके रहती है और उसकी संरक्षक है। जहां एक ओर हम आकाश की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी धरती पर समुद्र की गहराइयों में भी कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आप अवश्य जानना चाहेंगे। इन्हीं में से एक है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, इस फिल्म को देखने के बाद शायद वो बदल जाएं। ऑक्टोपस महासागरों में बसने वाला एक अनूठा और रहस्यमय जीव। मिथकों और लोक कथाओं से जुड़े इस जीव से बहुत से जीव डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद अनोखी बनावट वाला ये जानवर शर्मीला और एकांतवासी है। ऑक्टोपस एक परभक्षी मोलस्क है। ये बहुत ही लचीला और चौकन्ना जीव है। ये शिकार करने के लिए या परभक्षियों से बचने के लिए बेहद छोटी छोटी जगहों में घुस सकता है। अकशेरुकी जीवों में ऑक्टोपस का दिमाग सबसे ज्यादा पेचीदा होता है। ये रूप रंग बदलने में भी माहिर होता है। लाखों साल से विकसित हो रहे इस प्राणी में परभक्षियों से बचाव की अनोखी प्रणाली मौजूद है। अगर इस पर हमला हो या इसका पीछा किया जाए तो ये अपना रूप रंग बदल सकता है। देखिए किस तरह ये पलक झपकते ही अपने आसपास के माहौल का ही हिस्सा बन जाता है।
ऑक्टोपस के पूरे शरीर पर क्रोमेटोफोर्स नामक विशेष कलर सेल होते हैं। इनके भीतर रंग की थैलियां होती हैं। इन थैलियों को फैलाकर या दबाकर ऑक्टोपस हर सेल के रंगों को बदल सकता है। इसका मतलब है लाखों रंग। इसके अलावा रंगों का शानदार और विविध मुजाहिरा भी किया जाता है। लेकिन ये हैरत अंगेज मुजाहिरे सिर्फ छिपने के लिए ही नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का ये गिरगिट अपने रंगों के जरिए अपने मूड को भी प्रदर्शित कर सकता है। विज्ञान आज भी हैरत अंगेज ऑक्टोपस के रहस्यों का खुलासा कर रहा है। अभी इसके और कई रूपों को समझा जाना बाकी है। और अब समय है ये जानने का कि आपने हमारा कार्यक्रम कितने ध्यान से देखा। जी हाँ, हर एपिसोड में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें लिखकर भेजना है। सही जवाब भेजने वालों में से 5 चुने हुए विजेताओं को मिलेंगे रोचक उपहार। आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का हमारा सवाल है, स्टोनहेंज किस देश में स्थित है? ए ग्रीस, बी इंग्लैंड या सी इटली? इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर भेजिए। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। सौर मंडल की इस सैर को हम और आगे बढ़ाएंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।